हिंद बच्चों, एक बार स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी के चैप्टर नंबर 1 गद्य भाग से, किस भाग से बच्चों? गद्य खंड जो है हम लोगों का, उस गद्य खंड से चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा, ठीक है बच्चों। और जाति प्रथा का मतलब होता है जाति के आधार पर, ठीक है। जाति के आधार पर काम का बंटवारा, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को भीमराव अंबेडकर जी ने अपने इस निबंध में, ये क्या है बच्चों? ये निबंध है, ये निबंध है। अपने इस निबंध में उन्होंने जाति प्रथा और श्रम विभाजन, यानी जाति के आधार पर जो श्रम बांटा गया है, उसके बारे में उन्होंने इस चैप्टर में, इस अध्याय में, इस निबंध में बताया है। उनके विचार जाति प्रथा के प्रति क्या थे, उनको इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर के लेखक है भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। इस चैप्टर के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। पहले हम उसको, इसके बारे में आपको कुछ बातों को बताते हैं। अंबेडकर जी जो थे, वो एक विद्यालय में झाड़ू लगाने का काम करते थे। एक दलित जाति से, दलित जाति के थे। दलित मतलब समझते हैं, बहुत जगह दलित को लोग चमार भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। कई जगह में डोम कहा जाता है, लेकिन ये कहना अच्छा नहीं लगता है। चमार और डोम कहना अच्छा नहीं लगता है, ये थोड़ा सा अवहेलना वाली बात होती है। आज के ये देखिए, अवहेलना नहीं कहिएगा, ये जाति प्रथा अपने समाज का इतना बुरा है कि मत कहिए, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग माहर जाति मानते हैं। माहर जाति के नाम से भीमराव अंबेडकर जी को, कि जाति को माहर जाति से संबोधित किया जाता है। ये हम लोग उनको माहर जाति बोलते हैं, जो कि इसी कैटेगरी में आते हैं। कहीं कई लोग दलित बोला जाता है, अछूत बोला जाता है। लोग मानते हैं कि इस जाति के संपर्क में आने से अछूत हो जाएंगे। मानते हैं नहीं, बोलना मेरा मिस्टेक है, मानते थे। अब ये अछूत जाति जो है, ये बिल्कुल संविधान में अवैधानिक घोषित कर दिया गया है। आप इसको, अगर किसी को अछूत मानते हैं, उस पर कुछ टिप्पणी करते हैं, तो ये एक दंडनीय अपराध होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेगा, वो एक विद्यालय में झाड़ू लगाने का काम करते थे। तो एक दिन कुछ कर्मचारी, जो जांच कर्मचारी होते हैं, वो जांच कर्मचारी जांच करने के लिए विद्यालय पहुंचते हैं। विद्यालय पहुंचने के बाद बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों पढ़ाई कैसी हो रही है। तो बच्चे बोले बहुत अच्छी तरह से हो रही है। बच्चे क्या जवाब दिया? अच्छी तरह से हो रही है, ठीक है। बच्चों ने अच्छी तरह से हो रही जवाब दिया। तो जांच कर्मचारी ने कहा कि चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप अगर बताते हैं तो मैं मानूंगा कि पढ़ाई अच्छी तरह से हो रही है। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे क्लास के बच्चों से, वर्ग के बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। तो बच्चों ने एक भी प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया, एक भी प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया। बाहर खड़े अंबेडकर साहब वो सारी बातों को सुन रहे थे। तो उन्होंने अंदर के जांच कर्मचारी से अंदर आकर कहा कि मैं आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब दे सकता हूं। अंबेडकर जी ने कहा। जांच कर्मचारी दंग रह गया, बोले तुम यहाँ क्या करते हो? तो जांच कर्मचारी ने बोला तुम यहाँ क्या करते हो? तो अंबेडकर जी ने जवाब दिया कि मैं यहाँ झाड़ू लगाने का काम करता हूं, ठीक है। तो जांच कर्मचारी ने उससे प्रश्न किए और अंबेडकर जी ने सभी प्रश्नों का सही सही जवाब दिया, सही सही जवाब दिया। तब जांच कर्मचारी को लगा कि नहीं, बच्चे जो है वह ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, मास्टर अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अंबेडकर जी ने जवाब दिया कि मैं झाड़ू लगाने के क्रम में सर जो पढ़ाते थे, शिक्षक जो पढ़ाते थे, मैं उन बातों को ध्यान से समझता था। तो जांच कर्मचारी को यह बात स्पष्ट समझ में आ गई कि विद्यालय के अंदर बैठे हुए बच्चे जो थे, जो विद्यालय के अंदर बैठे हुए थे, वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। इसमें टीचर की कोई दोष नहीं है। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी ने उस दिन टीचर की प्रतिष्ठा भी बचाई थी। उसके बाद वह पढ़ाई में लगे, उनको आगे प्रोत्साहन भी मिला। जो बड़ौदा के महाराज थे, वो उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। बड़ौदा के महाराज उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए
और प्रसन्न होकर उनको छात्रवृत्ति दी, जिससे उन्होंने अपना स्टडी को जारी रखा। ठीक बच्चों, चलिए इस चैप्टर में प्रवेश करने के पहले भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी को देख लेते हैं। तो आप लोग देखे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम भीमराव अंबेडकर है बच्चों। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहां पर? महू, मध्य प्रदेश का एक गांव है। उस महू गांव में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। किसमें? एक दलित परिवार में। महू गांव में एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। माता का नाम था, सॉरी, पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। पिता का नाम क्या था बच्चों? रामजी मालोजी सकपाल। और माता का नाम था भीमाबाई। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है। जाति किस जाति के थे? हुए महार थे। और महार जाति के लोगों को लोग अछूत मानते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह लंदन गए थे। अमेरिका से भी उन्होंने कुछ अध्ययन किया। अर्थशास्त्र का और कानून तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। वह अमेरिका और लंदन में पढ़ाई किए। किसके? जो वह बड़ौदा के महाराज थे, उन्होंने छात्रवृत्ति दी उनको। उनकी विद्वता से प्रेरित होकर, प्रसन्न होकर उन्हें फंडिंग किया ताकि वह बाहर जाके पढ़ सके। ठीक है, और बाहर उन्होंने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, कानून की, लॉ की पढ़ाई की, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और बहुत बड़े विद्वान भी बने। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें संघर्ष के बारे में, तो उनका जीवन जो था ना, संघर्ष से भरा हुआ था। क्योंकि वो शुरू से ही सामाजिक भेदभाव का सामना करते रहे। यहाँ तक कि जब उनको नौकरी लगी तो उनका प्यून जो था वो ऊंची जाति का था। वो उनके टेबलों पर फाइल को फेंक कर दिया करता था, जिसके कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। यानी बचपन से ही उनको सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आर्थिक कठिनाई का भी सामना करना पड़ा। पैसे की किल्लत थी, परिवार की स्थिति खराब थी। तब लोग विद्यालय में झाड़ू लगा रहे थे जी। इनकी स्थिति बहुत खराब थी, इकोनॉमिकल दृष्टि से भी बहुत खराब स्थिति थी, सामाजिक दृष्टि से भी खराब थी। समाज में भेदभाव, दलित होने के कारण लोग उनको अपने से सटाते नहीं थे। आपको बताया ना कि जो प्यून था, जो चपरासी था, वह चपरासी भी फाइलें उनको फेंक कर देता था, क्योंकि उनसे हायर कास्ट का था। इतनी ज्यादा जाति प्रथा थी। एक अफसर को उसका चपरासी फाइल फेंक के दे रहा है, क्योंकि चपरासी जो है हायर कास्ट का है। ठीक है बच्चों, उनकी भूमिका क्या रही, क्या क्या रोल निभाया उन्होंने? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे अंबेडकर साहब। संविधान के मसौदा समिति, जिसको हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं, मसौदा समिति का दूसरा नाम प्रारूप समिति, जो कि जो संविधान का रूपरेखा तैयार करने वाली समिति समिति थी, उसके वो अध्यक्ष थे। भारत के पहले कानून मंत्री थे और संविधान के प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे, और संविधान निर्माता के रूप में वो जाने भी जाते हैं। ये उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां थी। लेकिन वह हिंदू धर्म से इतना ज्यादा तंग आ गए थे, ये जो हिंदू धर्म में हायर बैकवर्ड की समस्या थी, इससे ज्यादा तंग आ गए थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म को अपनाया। नागपुर में बौद्ध धर्म को अपनाया। अपने जितने फॉलोवर्स थे, सभी फॉलोवर्स को लेकर के उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, केवल और केवल ये जाति का भेदभाव के कारण, और बौद्ध धर्म को अपनाया। और इसको हम लोग दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। यानी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म का त्याग करके जो बौद्ध धर्म अपनाया, इस क्रिया को, इस स्थिति को, इस पल को हम लोग दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से जानते हैं। उनकी मृत्यु 16 दिसंबर 1956 को हुई, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से जानते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण या निर्वाण कहा जाता है। जब बड़े धार्मिक ज्ञानी लोग मरते हैं तो उनको महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं। यानी हम लोगों को इतना तो जोर नहीं, लेकिन इसको याद रखिएगा कि 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई थी, और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि वो हिंदू धर्म के भेदभाव से काफी परेशान थे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पुस्तकें। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें पहला किताब था एनहिलेंस ऑफ कास्ट
जिसको हम लोग हिंदी में जाति का विलोपन कहते हैं। ठीक है बच्चों, एनिहिलेंस द कास्ट, जाति का विलोपन। रुपए की समस्या यानी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सारी कुछ किताबें उन्होंने लिखी। इसके अलावा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये कुछ उनकी रचनाएं थी। ठीक है, जिनमें एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, जिसको हम लोग जाति का विलोपन कहते हैं, वह उनका एक भाषण था। उस भाषण को उन्होंने एक पुस्तक के रूप में लिखा था, जो कि उनका सबसे प्रमुख भाषण था, सबसे प्रसिद्ध भाषण था, जो कि जाति व्यवस्था पर केंद्रित है। यानी एनिहिलेंस ऑफ कास्ट जो एक भाषण के रूप में उन्होंने दिया था, जो इतना फेमस हो गया कि उस पर एक किताब लिखी गई, और ये जाति व्यवस्था पर केंद्रित था। जो भारत में जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, हाइयर बैकवर्ड की जो स्थिति थी, उस पर यह किताब, यह भाषण केंद्रित था। ठीक है बच्चों, और सबसे बड़ी बात, ये वीवीआई पोर्शन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्या कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विधा क्या है, तो याद रखिएगा, विधा मतलब लेखन का तरीका क्या है। तो याद रखिएगा, कुछ कहानी होते हैं, कुछ कविता होते हैं, कुछ जीवनी होता है, कुछ आत्मकथा होता है, ये सब विधा के प्रकार है। उसी तरह एक विधा, ये विधा है निबंध, ये एक निबंध है, एक लेख है, जो उन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर लिखा है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको पूछा जा सकता है। इस चीज को याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा एक और चीज कि संविधान के निर्माता और मुख्य वस्तुकार थे ये जो अंबेडकर साहब थे, क्योंकि वह जो प्रारूप समिति था, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अथवा निश्चित तौर पे उन्होंने संविधान के निर्माण में या वस्तुकार यानी उसकी रचना में, उसको रूप देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान के निर्माता और मुख्य वस्तुकार के रूप में हम लोग अंबेडकर साहब को जानते हैं। ठीक है, कुछ और बातें उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। हिंदी में उनका संपूर्ण वाग्मय, ये वाग्मय अंग होगा, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाग्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। हिंदी में उनका संपूर्ण वाग्मय जो है भारत सरकार कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाग्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। यानी उनका संपूर्ण वाग्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में प्रकाशित है। प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण, ये जो आज हम लोग पढ़ेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो जी हम लोगों का जो चैप्टर है हिंदी में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो चैप्टर है हम लोगों का जाति प्रथा, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, उनका जो भाषण है, जिसको हम लोग कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, इससे लिया गया है। इसके ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद उच्छेद से कंचित संपादन के साथ लिया गया है। यानी ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये उनका भाषण है जो उन्होंने इंग्लिश में दिया है, उसी को ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरित किया गया है, और इसका संपादन किया गया है ललई सिंह यादव द्वारा। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का संपादन किन्होंने किया है? ललई सिंह यादव। लेकिन इसको लिखने वाले कौन है? मतलब इनको लिखने वाले कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पूरा भाषण है, इसको लिखा, इसको संक्षेप में लिखने वाले आपको कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब है। तो इसका हिंदी रूपांतरण को संपादित किया है ललई सिंह ने। जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसके हिंदी रूपांतरण द्वारा, यानी ललई सिंह द्वारा इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है, और उसका संपादन करके प्रकाशित किया गया, छापा गया है। ठीक है, यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल
ठीक है, जाति पाति तोरक मंडल, एक नाम है जाति पाति तोरक मंडल, यानी जाति पाति को समाप्त करने वाला मंडल, जो कि लाहौर में था। इस समय ये पाकिस्तान में चला गया है, उस समय लाहौर इंडिया का ही अंग हुआ करता था। तो जाति पाति तोरक मंडल यानी जाति पाति मिटाने के लिए एक मीटिंग होती थी, एक सम्मेलन होता था, वही लाहौर में हुआ था। उसी में उन्होंने 1936 में ये भाषण के रूप में तैयार किया था इस चीज को। ये जो आपको एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, ये जो था वो जाति पाति तोरक मंडल द्वारा 1936 में इसको भाषण के रूप में दिया गया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों को पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और पढ़ा नहीं गया। ये भाषण पढ़ने के लिए 1936 में ही तैयार हुआ था। भीमराव अंबेडकर द्वारा 1936 में ही जाति पाति तोड़क मंडल में एनिहिलेंस ऑफ कास्ट इस भाषण को पढ़ने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हो गई कि सम्मेलन हुआ नहीं, बात बनी नहीं, सम्मेलन को रद्द कर दिया गया, जिसके कारण यह भाषण उनको उस समय वो भाषण नहीं दिए। बाद में इस भाषण का हिंदी रूपांतरण हुआ और पुस्तक के रूप में इसको छापा गया। समझ में आ गया? हालांकि ये भाषण देने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन न दे पाए तो बाद में इसको पुस्तक के रूप में छाप दिया गया। अब हम लोग इस कहानी की कुछ संक्षिप्त बातों को देख लेते हैं। अब समझ लीजिए, चैप्टर के बारे में बता देते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली पाठ का यह पहला अध्याय है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण है, जिसका सारांश हम लोग से समझते हैं। ठीक है, ये भाषण है। भाषण को निबंध के रूप में लिख करके तैयार किया गया है। ये भाषण था जिसको जाति पाति तोड़क मंडल में देना था 1936 में, बाद में इसको निबंध के रूप में लिख करके तैयार किया गया है, किताब के रूप में तैयार किया गया। और उसी किताब से जिसका नाम था एलियंस ऑफ, जिसका नाम क्या था आप लोगों ने भी देखा, जिसका नाम था, याद रखिएगा ये चीज, एलियंस ऑफ कास्ट, ठीक है, जिसका हिंदी रूपांतरण करके इस किताब को प्रकाशित किया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर की कुछ बातों को देख लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले इस चैप्टर में तो एक बात कह दिया क्लियरली कि जो भारत की जाति व्यवस्था है उसी के आधार पर श्रम विभाजन हुआ है। लेखक कहते हैं आज के युग में भी कुछ लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं। लेखक का कहना कि आज के युग में भी बहुत सारे लोग हैं, जबकि ये मॉडर्न युग हो गया, समय बदल गया, फिर भी बहुत सारे लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं। उनका तर्क है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद का आज भी समर्थन करते हैं। तर्क क्या कर देते हैं? तर्क देते हैं कि कार्य को सही ढंग से करने के लिए यानी कार्य कुशलता के लिए काम का बंटवारा जरूरी है। और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक रूप है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के कारण बनी है। कुछ विद्वान लोगों का ये कहना है। वे लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं और वे लोग करते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो विशेष जाति के लोग ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य में वही लोग कुशल होते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर यानी जाति प्रथा बनी ही है श्रम विभाजन के आधार पर, ये लोगों का मानना है। लेकिन अंबेडकर जी इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों यानी काम करने वाले को भी ऊंचा नीचा में बांट देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? यानी भारत के कुछ विद्वान लोग इस बात का समर्थन करते हैं, भारत के कुछ विद्वान लोग इस बात का समर्थन करते हैं बच्चों कि जो जातिवाद है वो जातिवाद सही है, जातिवाद का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन जरूरी है। यानी कुछ विशेष जाति के लोग ही सही ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन कर पाते हैं, दूसरे उस काम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है। काम के आधार पर ही जाति बनी है, कुछ लोगों का ये मानना है। लेकिन अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा केवल काम का ही विभाजन नहीं करती है, जाति प्रथा श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है, काम करने वाले को भी बांट देती है। ठीक है, काम करने वालों को ऊंचा और नीचा जाति में बांट देती है, ऐसा अंबेडकर जी का कहना है। उसका तो अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा के आधार पर कुछ लोग जो है ना अपने पेशे को मजबूरन या रुचिपूर्ण तरीके से करते, अरुचिपूर्ण तरीके से, यानी बिना किसी इंटरेस्ट के वो अपने कामों को करते ही, अंबेडकर जी कहना है। यानी अगर आप दलित में जन्म ले लिया, अछूत में जन्म ले लिया है, तो आपको ना चाहते हुए भी अछूत वाला ही काम करना होगा, ऐसा अंबेडकर जी का मानना है। वो मजबूरी में काम करते हैं। और याद रखिए,
अगर कोई काम बिना मन का होता है तो आदमी उस काम को करना नहीं चाहता है, जिससे उसकी इकोनॉमिकल यानी फाइनेंशियल स्थिति भी खराब हो जाती है। यानी जाति प्रथा में व्यक्ति का पेशा उसके जन्म के से पहले ही यानी माता पिता के आधार पर ही तय हो जाता है। अगर आप किसी विशेष जाति में पैदा लिए हैं तो आपका पेशा तय हो गया कि आप उस जाति में पैदा लिए हैं तो आपको वही काम करना है। ये एक सामाजिक आडंबर उस समय का बना हुआ था, सामाजिक स्थिति थी। आप अगर दलित के घर में पैदा लिए तो आपके माँ बाप जो काम करते हैं आपको वही काम करना होगा, वो है अछूतों वाला काम। ठीक है, जिससे व्यक्ति की पसंद या क्षमता का कोई महत्व नहीं रहता। अब देखिए ना, भीमराव अम्बेडकर जी इतने बड़े विद्वान, फिर भी उनका चपरासी उनको फाइल फेंक कर देता है। तो बोलते इसमें पसंद और नापसंद का कोई भाव ही नहीं रहता है, व्यक्ति की पसंद या क्षमता का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आप में टैलेंट है कि नहीं इसको देखना नहीं है, आप जिस जाति के हैं आपको उसी आधार पर काम दिया जाएगा, जिसके कारण उसको अपना पुश्तैनी काम यानी खानदानी काम पसंद ना हो, उसके बदले पसंद ना हो तो भी वह उसे बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यानी जाति प्रथा व्यक्ति को विशेष काम से बांध देती है। अगर कोई व्यक्ति महार जाति में पैदा लिया तो उसको महार जाति का ही काम करना होगा, यानी चमड़ा उतारने का ही काम करना होगा। ठीक है, ये मजबूरी हो जाती थी, मजबूर हो जाते थे लोग इसमें, जिस जाति में जन्म लिया उसको उसी जाति का काम करना है। यानी वो अपना पेशा बदलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं थे। आपके पास योग्यता थी फिर भी आपको कोई काम नहीं मिलता था, जिसके कारण समाज में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती थी, क्योंकि वे लोग उसी जाति से जुड़े हुए थे और उसी जाति का काम करते थे जिसमें पैसा नहीं मिलता था। और कोई भी काम अगर आप बिना इंटरेस्ट के करते, विदाउट एनी इंटरेस्ट, अगर आप बिना किसी इंटरेस्ट के करते हैं तो वह काम ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं होता है। और काम जब ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपकी आमदनी में गिरावट आती है। ठीक है बच्चों, तो उनका कहना था कि व्यक्ति जो है अरुचिपूर्ण और मजबूरन में काम करते हैं, जिसके कारण गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि पसंद से जो काम नहीं होता है उसका निर्वहन सही तरीके से व्यक्ति नहीं करते हैं। उन्होंने जाति प्रथा में दोष भी बताया था। जाति प्रथा के उन्होंने दोष क्या बताए थे? यह प्रथा जो है मनुष्य को पूरी उम्र के लिए एक पेशे से बांध देता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी को भी अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है। अगर आप चमार में पैदा लिए हैं तो चमड़े का ही काम करना होगा। अगर आप दलित में जिस जाति में पैदा लिए हैं आपको उसी जाति का काम करना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार आप अपने जाति को नहीं बदल सकते हैं, भले ही उस पेशे में आप भूखा ही क्यों ना मर जाए, आप भूखे ही क्यों ना मर जाए, आप भूखे मर जाइएगा, लेकिन आप अपना काम को नहीं बदल सकते हैं। समझ गए? ऐसा हिंदू धर्म में मतलब आडंबर है, या फिर ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। ये जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है। यानी जाति के आधार पर बंटवारा, जाति के आधार पर बंटवारा जाति प्रथा कहलाता है। ठीक है, और व्यक्ति जिस जाति का है उसको उसी जाति का काम करना पड़ेगा, चाहे वो भूखे क्यों ना मर जाए। वह व्यवस्था मनुष्य को व्यक्तिगत रुचि और भावना को दबा देता है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी रुचि को, अपनी भावनाओं को दबा के मजबूरी में वो काम करने को मजबूर हो जाता है। वह काम करने के लिए वो मजबूर हो जाता है जिसको वो नहीं करना चाहता है, फिर भी उसे वही काम करना पड़ता है। ये जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है। ठीक है, आदर्श समाज की कल्पना, लेकिन भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा वाला समाज जो है ना वो एक आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज, एक अच्छे समाज की ये धारणा नहीं है कि समाज जाति के आधार पर बटे, ऐसा भीमराव अंबेडकर जी का मानना है। अंबेडकर जी के अनुसार एक आदर्श समाज वह है जो 3 सिद्धांतों पर आधारित हो। स्वतंत्रता, ठीक है, यानी हर आदमी अपनी पसंद से अपनी पेशा को चुनने की आजादी हो। समानता, सभी समान हो। भ्रातृत्व यानी भाईचारा, समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। लेखक लोकतंत्र का असली रूप इसी को मानते हैं। यानी अम्बेडकर जी का मानना है आदर्श समाज वह समाज होता है जिनमें 3 चीजें पाई जाती है: स्वतंत्रता, समता या समानता, भ्रातृत्व या भाईचारा। यानी हर व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता, आजादी होनी चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, और भाईचारा तो ऐसा होना चाहिए जैसे दूध और पानी मिल गया हो।
और यही लोकतंत्र की असली पहचान है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ही लोकतंत्र की असली पहचान है, ऐसा अम्बेडकर जी मानते हैं। यानी इस पाठ के द्वारा लेखक हमें संदेश देते हैं कि जाति प्रथा समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। अम्बेडकर जी का मानना है कि जाति प्रथा जो है समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। एक सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में गतिशीलता और आपसी जुड़ाव होना जरूरी है। एक सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब समाज में गतिशीलता रहेगी। समाज में गतिशीलता रहेगी, समाज के लोग आपस में जुड़ के रहेंगे, आपस में बंद कर रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, समानता के साथ रहेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, तब जाकर कहीं एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और लोकतंत्र का सही रूप देखने में, सही मायने में देखने में लोकतंत्र का रूप भारत में मिलेगा। हिंदू धर्म में मौजूद जाति प्रथा को बहुत बड़ा कुप्रथा मानते हैं भीमराव अंबेडकर जी, और इससे इतने तंग आ गए कि उन्होंने अपने धर्म को ही 1956 में उन्होंने अपने धर्म को बदल दिया। कब बदला, 1 मिनट बता देते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके, हाँ 1956 में ही तो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है बच्चों, ये इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। और विडंबना का स्वरूप क्या है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखिए, लेखक भीमराव अंबेडकर इस युग में जातिवाद, यानी भीमराव, विडंबना में तो समस्या, ठीक है। लेखक का मानना है अम्बेडकर जी का कि इस युग में जातिवाद आज भी मौजूद है और जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद को मानने वालों की कमी नहीं है। यह सबसे बड़ी विडंबना है आज के समाज की। लेखक अम्बेडकर जी का मानना क्या है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, तो लेखक जातिवाद और उसके पोषक तत्वों की कमी ना होना, समाज में आज भी जातिवाद को मानना और जातिवाद के को मानने वालों का कमी ना होना, ये आज के लिए समाज में सबसे बड़ी विडंबना या समस्या है। क्या है बच्चों, कि आज के युग में भी, इस मॉडर्न एज में भी जातिवाद और जातिवाद को मानने वाले, उसके पोषक तत्वों की कमी नहीं है। यह सबसे बड़ी विडंबना है। ठीक है बच्चों, क्या विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना जातिवाद और जातिवाद को मानने वाले, उसके पोषक तत्वों की कमी ना होना, ये आज के लिए लेखक की नजर में सबसे बड़ी विडंबना है। और विडंबना का स्वरूप क्या है, तो विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आज भी हमारा जो आधुनिक समाज है वह कार्य को मानता है कि कोई भी कार्य कुशलता पूर्वक तब होगा जब श्रम का बंटवारा होगा, और वो श्रम का बंटवारा किसके आधार पर होगा, जाति के आधार पर होगा। आज भी आधुनिक समाज के लोग मानते हैं कि कुछ विशेष धर्म के लोगों में कार्य कुशलता विशेष पाई जाती है, लेकिन जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है, जो कि गलत है। चलिए, लेखक ये भी सब मान रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि जाति प्रथा मतलब कुछ विशेष लोगों के अंदर कार्य कुशलता विशेष होती है, क्योंकि वह मान लीजिए उसके पीजी करते हुए आ रहे हैं तो उनको टैलेंट हो जाता है, सीख जाते हैं, ये मानते हैं। लेकिन उस जाति प्रथा के आधार पर श्रमिकों का भी विभाजन कर देना, श्रमिकों में भी हायर और बैकवर्ड, ऊंचा नीचा बन जाना, ये बहुत बड़ा समस्या है जिसको लेखक गलत मानते हैं। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, जातिवाद की और उसके पोषक तत्वों की कमी ना होना, वो इसी को समाज की सबसे बड़ी विडंबना या समस्या मानते हैं। और विडंबना का स्वरूप क्या है, तो विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। आधुनिक समाज का मानना है कि श्रम विभाजन जो है वह कार्य कुशलता के लिए जरूरी है, ठीक है, लेकिन जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है, ये इसका स्वरूप है। मतलब लोगों का मानना है कि कार्य कुशलता श्रम विभाजन के लिए जरूरी है,
लेकिन ये मानने के कारण श्रमिकों का भी समाज में बंटवारा हो गया है कि कोई गंदा काम करना है तो उसको बुलाओ, अच्छा काम करना है उसको बुलाओ, पूजा करना है तो ब्राह्मणों को बुलाओ, सफाई करना है तो दलितों को बुलाओ। ये एक समस्या आज के समाज में बनी हुई है। और ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, जातिवाद के पोषक सॉरी जातिवाद के पक्ष में, जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क दिया है, किन्होंने 2014 में क्वेश्चन पूछा है। अंबेडकर जी ने जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। अंबेडकर जी, अंबेडकर जी जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है, तो देखिए अंबेडकर जी का कहना है कि जातिवाद के पोषक, जातिवाद के पक्ष में नहीं, सॉरी मिस बोल दिया, जातिवाद के पोषक के पक्ष में। अच्छा, ये जातिवाद का पोषक किसको कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। जातिवाद का पोषक उसको कहते हैं, पोषक मतलब होता है जो किसी चीज को पाले, किसी चीज को बढ़ाए, उसको पोषक कहते हैं। तो जातिवाद का पोषक हो गया जो जातिवाद को बढ़ाए, जातिवाद को फलने फूलने में मदद करे, जातिवाद का समर्थन करे, उसे जातिवाद का पोषक कहते हैं। और अंबेडकर जी जातिवाद के पोषक के बारे में कहते हैं कि इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अंबेडकर जी कहते हैं कि जो भी जातिवाद के पोषक तत्व हैं, तो क्या बोल रहे हैं अम्बेडकर जी कि आधुनिक समाज जो है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जो पोषक तत्व है ना, जो लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं, वे लोग आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को जरूरी मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। क्योंकि जो जाति प्रथा के पोषक तत्व है, उनका मानना है कि कार्य सही ढंग से तभी होगा जब श्रम यानी काम का बंटवारा किया जाएगा, ये उनका मानना है। और उनका यह भी मानना है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। ये जो काम का बंटवारा हुआ है, ये जाति प्रथा के आधार पर हुआ है। ये जाति प्रथा के पोषक पक्ष का मानना है। ठीक है, ये इसलिए इसमें हुआ, कोई बुराई नहीं है। यानी जातिवाद के पोषक तत्व का मानना है कि जातिवाद में कोई बुराई नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जातिवाद सही है। ये किनका मानना है, जातिवाद के पोषक तत्व का। क्योंकि उनका यह भी कहना है कार्य सही ढंग से तभी होगा जब श्रम विभाजन होगा, कार्य तभी सही ढंग से होगा जब श्रम का विभाजन होगा, इसलिए श्रम विभाजन जरूरी है। और जब श्रम विभाजन होता है तो श्रम के आधार पर ही जाति प्रथा का भी विभाजन हो जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये किनका मानना है, ये जातिवाद के पोषक तत्व का मानना है। वह तर्क देते हैं कि कोई भी काम का सही निपटारा तभी होगा जब काम का विभाजन सबके बीच में हो जाए, काम को बांट दिया जाए कि तुम्हें ये काम करना, तुम्हें ये काम करना है। और इसी कारण से जाति प्रथा बनी है, श्रम विभाजन के आधार पर ही जाति प्रथा बनी है ताकि कार्य कुशलता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात जातिवाद के पोषक तत्व तर्क में देते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। ये दो क्वेश्चन को देख लेते हैं, 3 और 4। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक स्वरूप क्यों नहीं कही जा सकती है। भारतीय समाज में जाति प्रथा को श्रम विभाजन का सही स्वरूप क्यों नहीं कह सकते हैं। तो याद रखिए, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक का मानना है कि श्रम विभाजन तभी होगा, आप जबरन किसी को नहीं ना कोई काम थमा सकते हैं जी। विभाजन मतलब आपको डिप्यूट किया, आप ये काम करिए, ये काम करिए, ये काम करिए, लेकिन यहाँ तो जबरन थोपा गया है। अंबेडकर जी कहते हैं कि ये श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ है क्योंकि मनुष्य की रुचि पर यह विभाजन नहीं है, ये मनुष्य के इंटरेस्ट पर आधारित नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति को बिना रुचि के व्यक्ति अपना काम करते हैं। यह व्यक्ति की क्षमता या उसकी पसंद के बजाय उसके जन्म और माता पिता की सामाजिक स्तर पर आधारित और निर्धारित कर देती है। अंबेडकर जी का कहना है कि श्रम विभाजन के स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति की क्षमता या उसकी पसंद पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि वह उसके माता पिता के सामाजिक स्तर पर निर्धारित करता है। यानी माता पिता का समाज में जो स्तर है, माता पिता जिस जाति से हैं, माता पिता जो काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर आपको भी काम करना होता है, ऐसा माना जाता है भारतीय समाज में।
श्रम विभाजन समाज में खर्च के साथ साथ लोगों को का भी विभाजन कर देता है। श्रम विभाजन समाज में खर्च के साथ साथ लोगों का भी विभाजन कर देता है, जो सही नहीं है। श्रम विभाजन समाज में खर्च के साथ साथ, देखिए, जो जितने ऊंची जाति के लोग रहेंगे समाज में उतना ज्यादा खर्च करेंगे, उनका कमाई ज्यादा होगा, खर्च ज्यादा करेंगे। तो श्रम विभाजन जितना यानी ऊंचा पद मिलता है काम में, तो आपका समाज में खर्च यानी रोल कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। मतलब समाज में योगदान, खर्च नहीं लिखे योगदान लिखेगा ज्यादा अच्छा रहेगा, के साथ साथ लोगों का भी विभाजन कर देते हैं। यानी जो ऊंची, जो जिनको कोई बड़ा काम मिला तो उनको समाज में ऊंचा पद मिल जाता है, जिसके कारण लोगों का विभाजन हो गया। ऊंचे पद वाले ज्यादा प्रतिष्ठा पाने लगे, नीचे पद वाले कम प्रतिष्ठा पाने लगे। तो कहीं ना कहीं श्रम विभाजन जो है वो स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। बेहतर तरीके से लोगों को काम का बंटवारा उनके पसंद के आधार पर नहीं दिया गया है। मनुष्य की रुचि का इसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया है। मनुष्य की क्षमता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। उनकी क्षमता या उनकी पसंद को कोई ध्यान नहीं रखते हुए माता पिता के या उसके जन्म के आधार पर जाति का बंटवारा हो गया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये समाज को भी बांट देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बन गया है? लेखक का कहना है कि आज के डेट में जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का सीधे और प्रमुख कारण क्यों बन गया है। यानी जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी की स्थिति क्यों पैदा हो रही है। तो ध्यान दीजिए, जाति प्रथा मनुष्य के जीवन भर के लिए, जाति प्रथा जो है मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। अगर आपकी जिस जाति में जन्म लिया, अगर बढ़ई में जन्म लिया तो जीवन भर लकड़ी का काम करना, ये बांध दिया आपको। लोहार में जन्म लिए तो लोहा का काम करना है, सोनार का जन्म लिए तो सोना का काम करना है। यानी आप जिस जाति में जन्म लिए हैं आपको उसी से वो जाति प्रथा बांध देती है। यदि वह पेशा अनुपयुक्त हो, यानी अगर वो पेशा आप नहीं पसंद करते हैं और आप तत्कालीन बदलने के कारण प्रयत्न तो न रहे, तब भी व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं है। यानी आपको वह काम सही नहीं लग रहा, उपयुक्त तो नहीं लग रहा, अनुपयुक्त है। तकनीक बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गया। उस टेक्नोलॉजी के दौर में, उस तकनीक के दौर में आपका कोई काम चल नहीं रहा है, फिर भी आप अपने पेशे को नहीं बदल सकते हैं। जाति प्रथा का यही नियम है। और पेशा नहीं बदलिएगा, टेक्नोलॉजी नया आ गया है, नए तरीके से काम हो रहा है, और आप जो है पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, फिर भी आपको पेशा बदलने की अनुमति नहीं है। तो ऐसे में आप कमा नहीं पा रहे हैं, आपका जीवन स्तर गिर रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, जिसके कारण भूखमरी और बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो रही है। यानी जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे से बांध देती है। वह काम भले उपयुक्त ना हो, आपका पेट पल रहा हो या न पड़ रहा हो, आपको आमदनी हो रही हो या न हो रही हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल जाने के कारण जो बदलने के कारण जो काम आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, उससे आपको पर्याप्त इनकम नहीं भी हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, नई चीज आ गई है, आप पुराने दौर से काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको तो कमाई होगी नहीं। अगर आज के डेट में मान लीजिए मोबाइल के अंदर ही स्पेस मिल जा रहा है आपको, ठीक है, रैम और रोम के रूप में, आप कोई मेमोरी कार्ड कर देगा? नहीं खरीदता है, तो मेमोरी कार्ड का बिजनेस तो खत्म हो गई। लेकिन आपको जबरन बोला जाएगा कि नहीं, आपको मेमोरी कार्ड ही बेचना है, आप मेमोरी कार्ड ही बेचना है, आप मेमोरी कार्ड लेके बैठ गए बेचने के लिए। अभी मान लीजिए 5G मोबाइल का दौर है, और आपको जबरन बोला जाएगा कि नहीं, आपको 4G बेचना है, 2G बेचना है, आपको उसी का दुकान खोल के बैठना होगा। 5G नहीं बेच सकते हैं तो आपका दुकान चलेगा नहीं, तो आपको क्या होगा? भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप पैसा पसंद से नहीं कर रहे हैं, आपको पैसा में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि समान आमदनी नहीं हो रही है, थोड़ी चीज का आ गया। लेकिन वही कह रहे हैं कि जो जाति प्रथा है लोगों को जीवन भर के लिए एक रोजगार से बांध देती है, वो चाहे उपयुक्त हो या ना हो। टेक्नोलॉजी बदल गया हो पर्याप्त रूप से, आप उस टेक्नोलॉजी बदल जाने के कारण आप पर्याप्त रूप से उससे आमदनी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, फिर भी व्यक्ति को अपना पैसा बदलने की अनुमति नहीं है। पैसा न बदल पाने के कारण भूखमरी और बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा और छठा। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है, ये रूप में दिखाया है। लेखक ने किन पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, ठीक है। ये 2015 में पूछा गया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा।
तो लेखक के अनुसार जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं करती है। लेखक का मानना है कि जाति प्रथा केवल काम को ही नहीं बांटती है, बल्कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव भी बनाती है, छुआछूत का भेदभाव भी पैदा करती है। यह लोगों को उसकी रुचि के अनुसार काम चुनने का अनुमति नहीं देती है। जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति का जन्म ही उसके कार्य का निर्धारण करता है। यानी लेखक के अनुसार कौन जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा के रूप में क्यों दिखाया गया है, लेखक जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा क्यों मानते हैं? तो लेखक के अनुसार जाति प्रथा जो है लोगों के श्रम का विभाजन, जाति प्रथा केवल काम को ही नहीं बांटती है। लेखक का मानना है कि जाति प्रथा केवल काम ही नहीं बांटती है, केवल श्रम का विभाजन नहीं कर रही है, बल्कि वो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव भी पैदा कर रही है। लोगों को उसकी रुचि के अनुसार काम चुनने की अनुमति नहीं देती है, और व्यक्ति जन्म से ही विशेष कार्य को निर्धारित कर दिया जाता है। जन्म ही आपके कार्य का कारण बन जाता है। यही जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में बताती है। अतः लेखक जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा मानते हैं। क्लियर हो गया? लेखक जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा क्यों मान रहे हैं, उसको क्यों हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया? क्योंकि लेखक का मानना है कि जाति प्रथा श्रम का ही विभाजन नहीं करती है, केवल काम को ही नहीं बांटती है, बल्कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव भी पैदा कर देती है। लोगों को रुचि के अनुसार काम चुनने की अनुमति नहीं देती है, और जन्म ही व्यक्ति के काम का निर्धारण करता है। इसीलिए लेखक जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में मानते हैं। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? आज के समय में लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? अंबेडकर जी के नजर में आज के समय में भी गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या क्या है? तो लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं? तो वह आज के उद्योग में भी गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं बच्चों? जाति प्रथा को मानते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है, उनका मानना कि आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी समाज के लिए बीमारी क्या है? जाति प्रथा है। क्योंकि इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि और कुशलता का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति क्या करना चाहता है उससे कोई लेना देना नहीं, व्यक्ति कितना टैलेंटेड है इससे कोई लेना देना नहीं। आप जिस जाति के आपको वही काम करना होगा। व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने रोजगार को भी नहीं चुन सकता है। ठीक है, बिना रुचि के ही उसे कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वो जिस जाति का है उसको वही काम करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जब कोई कार्य बिना रुचि के किया जाता है तो कार्य क्षमता में लगातार गिरावट होती है। अगर कोई काम आप इंटरेस्ट कर रहे हैं तो कार्य क्षमता लगातार बढ़ेगी, जोश आएगा आपके अंदर। अगर आप बिना रुचि के कोई काम कर रहे हैं, बिना इंटरेस्ट के कोई काम कर रहे हैं, तो कार्य क्षमता में लगातार गिरावट आती है। धीरे धीरे आपको काम को टालने की अनुमति टालने की प्रवृत्ति आ जाती है। अब बताओ क्या करेंगे? इंटरेस्ट वाला काम में कोई बुलाएगा दौड़ के चल जाएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बुलाएगा नहीं जाएंगे, छोड़ते कल जाएंगे। ये अंठियाने वाला, टालने वाला काम आ जाता है। और जब काम टालने की काम आ जाती है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इसलिए लेखक जाति प्रथा को आज के समय में सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, क्योंकि व्यक्ति का रुचि या उसकी कुशलता यानी टैलेंट को कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, कोई महत्व में नहीं रखा जाता है। ठीक है, वो अपनी इच्छा से रोजगार को भी नहीं चुन सकता है, बिना रुचि के काम करता है, जिसके कारण कार्य को टालने की क्षमता आ जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कोई काम बिना रुचि के, बिना इंटरेस्ट के किया जाता है तो व्यक्ति को काम को न करने के, व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, इसीलिए काम को टालने लगता है, जिसके कारण उसकी इकोनॉमिकल स्थिति भी खराब होने लगती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया? लेखक ने किन पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक कैसे कहते हैं कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है? ठीक है बच्चों,
तो लेखक जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा क्यों कहते हैं? तो जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं है। जाति प्रथा में व्यक्ति का जो काम चुनने का अधिकार उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, जिस कारण कार्य कुशलता में वृद्धि नहीं होती है, व्यक्ति में काम टालने की प्रवृत्ति आ जाती है, धीरे धीरे व्यक्ति आलसी और निष्क्रिय हो जाता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचता है। यह समझ में भेदभाव और छुआछूत यह समझ नहीं होगा, समाज होगा बच्चों, समाज होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। समाज होगा यहाँ, ठीक है बच्चों। तो यह समाज में भेदभाव और छुआछूत जैसी स्थिति भी पैदा करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इससे भाईचारे और समानता को नुकसान पहुंचती है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जो श्रम विभाजन है वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपने कार्य या पेशा को नहीं चुनता है, ठीक है, जिसके कारण कार्य कुशलता में वृद्धि नहीं होती है, कार्य करने की क्षमता घटती जाती है, व्यक्ति काम को टालने लगता है, धीरे धीरे वो आलसी बन जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, समाज में भेदभाव और छुआछूत जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, इसी जो कि हमारे समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, भाईचारे को नुकसान पहुंचता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा जवाब था। किसका? ये जवाब था जाति प्रथा के हानिकारक प्रथा के रूप में। क्यों जाति प्रथा को हम लोग हानिकारक प्रथा के रूप में देखते हैं, इसका जवाब था ये। ठीक है बच्चों, अब 8वां देखते हैं। सॉरी, 8वां नंबर 2 बार लिखा गया है, ये 8वां होगा, उसका बाद 9वां होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा बच्चों? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? ठीक है बच्चों, तो याद रखिए, यानी लेखक का कहना है कि सच्चा लोकतंत्र के लिए, सही लोकतंत्र के लिए समाज में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। स्वतंत्रता किसकी? पेशा चुनने की स्वतंत्रता। बंधुत्व किसका? जैसे दूध और पानी एक साथ मिल जाता है, उस तरह का भाईचारा, बंधुत्व रहना चाहिए। समानता, यानी समाज में सब समान होनी चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छे और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है। क्या क्या? स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता। ऐसे समाज में सभी लोग एक दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। यानी एक सच्चे लोकतंत्र में समाज में सभी लोगों को एक दूसरे की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोकतंत्र कोई शासन पद्धति नहीं है, याद रखिएगा, लोकतंत्र शासन पद्धति नहीं है, ऐसा मानना है भीमराव अम्बेडकर जी का, बल्कि समाज में सभी लोगों को अपने विचारों को आदान प्रदान करने की विधि है। अम्बेडकर जी कहते हैं कि लोकतंत्र कोई शासन पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र समाज के विभिन्न लोगों को अपने विचारों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। सभी को बोलने और समानता का अधिकार प्राप्त होना ही सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है। यानी अम्बेडकर जी का साफ कहना है कि सच्चा लोकतंत्र जो है वह स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता पर आधारित होता है, और ऐसे समाज में सभी लोग एक दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। लोकतंत्र कोई शासन की पद्धति नहीं है, बल्कि समाज के सभी लोगों को अपने विचारों को प्रदान करने की विधि है। लोकतंत्र का मतलब शासन करना नहीं, लोकतंत्र का मतलब होता है समाज में सब लोगों को अपने विचार को व्यक्त करने का अनुमति होना, सभी को बोलने का अधिकार होना, सभी को समानता का अधिकार होना एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, या लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा है कि एक आदर्श समाज, एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, और एक अच्छे समाज में किस तरह की गतिशीलता होनी चाहिए। ये बात लेखक ने पूछा है। ये 8 नहीं होगा बच्चों, ये 9 होगा, गलती से 8 लिखा गया है, इसके बाद वाला 10 होगा बच्चों। तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज में
ऐसी सकारात्मक और न्याय संगत गतिशीलता होनी चाहिए जहां हर व्यक्ति को योग्यता और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। यानी लेखक का मानना है कि आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जहां एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव सोच वाले विचारधारा होनी चाहिए, न्याय की विचारधारा होनी चाहिए, ठीक है, और हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। यानी एक अच्छे समाज में, एक आदर्श समाज में व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर, उसके मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का वो मौका मिलना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। वहां के लोगों में सकारात्मक सोच होनी चाहिए, न्याय संगत विचार होनी चाहिए, न्याय की बात करनी चाहिए, एक पॉजिटिव बात करनी चाहिए, लोगों को उसकी योग्यता के अनुसार, उसके मेहनत के अनुसार समाज में जगह मिलना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जाति या वर्ग का बंधन नहीं होना चाहिए, समाज जात पात पर बटा हुआ नहीं होना चाहिए, और यह गतिशीलता समाज को समग्र विकास को बढ़ावा दे, जिससे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का वातावरण बने। यानी लेखक का मानना है कि आदर्श समाज ऐसा होता है जहाँ के लोगों में सकारात्मक सोच होती है, न्याय संगत विचार होती है, और हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहता है, समाज में गतिशीलता रहती है, सब एक दूसरे की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का वातावरण रहता है। ऐसा समाज ही एक अच्छा समाज, एक आदर्श समाज है। बच्चों, ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है, आप मेरी बातों को समझिए, सुनिए और अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए। एक अच्छे स्टूडेंट का लक्षण ही होता है कि वो टीचर की बातों को सुने और अपनी भाषा में लिखे। ठीक है बच्चों, ये 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे और हमारा ये वीडियो फाइनल हो जाएगा। बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैंने सोचा कि एग्जाम का समय है, क्यों आपको बार बार एक ही चीज का टॉपिक के ऊपर 2-3 वीडियो देखना पड़े, तो मैंने एक चैप्टर को एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश की है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये 10वां नंबर है बच्चों, और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन होने वाला, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिला करके। इसके बाद हम लोग 15 से 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, हमारा ये चैप्टर फाइनल हो जाएगा। कहते हैं, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्यों आवश्यक है। 2021 में पूछा है कि एक कुशल व्यक्ति और एक सक्षम श्रमिक समाज का विकास करने के लिए क्यों जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, कुशल श्रमिक समाज का निर्माण के लिए सबसे जरूरी है। कुशल श्रमिक समाज के निर्माण के लिए सबसे जरूरी है। जाति प्रथा जैसी बाधाओं को खत्म कर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार पेशा चुनने का स्वतंत्रता मिले, ताकि वो अपनी प्रतिभा का पूरा विकास कर सके। एक अच्छे समाज के लिए एक कुशल श्रमिक का होना जरूरी है, क्योंकि कुशल श्रमिक जो है वो समाज का निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जातिवाद, ये सब बाधा सब खत्म हो जानी चाहिए। व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार पेशा चुनने का स्वतंत्रता मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके, अपने टैलेंट को दिखा सके और अपना विकास कर सके, वह मनचाहा काम कर सके। मनचाहा का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप बोलेगा हम एसटीओ बचे, जी नहीं, आप अपने टैलेंट के अनुसार अपने काम को चुन सके, जिससे समाज में श्रमिक विभाजन स्वाभाविक और अधिक प्रभावी होगा। अगर आप अपनी स्वतंत्रता के अनुसार काम को चुनते हैं तो श्रमिक का विभाजन ज्यादा प्रभावी होगा और ज्यादा सही माना जाएगा। इसके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और बेहतर कार्य स्थिति भी जरूरी है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। कुशल श्रमिक के लिए समाज में बेहतर स्थिति लाने के लिए शिक्षा का, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग का, और बेहतर कार्य स्थिति यानी कार्य स्थिति बोलने का मतलब होता है कार्य उपलब्ध कराने की स्थिति भी जरूरी है। रोजगार के अवसर भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, ट्रेनिंग भी जरूरी है, ताकि हर नागरिक योग्य बन सके, टैलेंटेड बन सके और हमारा समाज प्रगति करे। यही एक कुशल श्रमिक और सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने में इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर श्रमिक कुशल होंगे, श्रमिक सक्षम होंगे, तो अपनी प्रतिभा को बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे, अपने टैलेंट को दिखा पाएंगे, स्वाभाविक रूप से काम करेंगे, अधिक प्रभावी ढंग से काम करेंगे और बेहतर रूप से समाज का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन जो है खत्म होता है। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को देखते हैं बच्चों, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या दिया बच्चों, भारत में बेरोजगारी का
एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या? 18 में क्वेश्चन पूछा है। सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह। अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि जाति प्रथा जो है समाज में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारों के लिए, रूढ़िवादिता के लिए? ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बच्चों, आधुनिक समाज जो है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। उसका मानना है कि श्रम विभाजन कार्य में कुशलता लाती है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया बच्चों? यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ये 2018 में पूछा गया है। और ऑप्शन क्या दिया गया बच्चों? ऑप्शन दिया गया है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। तो याद रखिए, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये एनिहिलेंस ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है, ये उनका भाषण था जिसको निबंध के रूप में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ये 2019 में पूछा गया है। कोई ऑप्शन दिया गया जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो हम सब जानते हैं कि जाति प्रथा जो है बच्चों हमारे यहाँ बेरोजगारी का मुख्य कारण रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जाति प्रथा। ठीक है बच्चों, पांचवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 20 अप्रैल 1892, 24 अप्रैल 1893, 28 अप्रैल 1894। तो देखिए बच्चों, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। ठीक है बच्चों, ये 2019-2020 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 14 अप्रैल 1891। ठीक है बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था कि एक आदर्श समाज स्वतंत्रता पर, जहां सबको काम चुनने की स्वतंत्रता हो, समानता पर, जहां सब समान हो, इस तरह का समानता हो कि जैसे दूध मतलब सबकी समानता हो, सब समान हो, भाईचारा हो, दूध और पानी की तरह सब मिलकर रहे, इस तरह की स्थिति हो, सभी समान रहे, सबको अपना रोजगार चुनने का अधिकार हो। यह बात किसने कहा था? ये क्वेश्चन 2020 से पूछा है। तो हम सब जानते हैं बच्चों, भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे यानी भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, उद्योग धंधों की कमी, गरीबी या अमीरी? बेरोजगारी, उद्योग धंधों की कमी, गरीबी या अमीरी? तो याद रखिएगा, जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। ये क्वेश्चन कुछ उल्टा दे दिया है कि जाति प्रथा के कारण क्या उत्पन्न हो रही है, तो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, तो ऐसा कुछ बेहतर होता है। बट ऐसे ही पूछा गया 2021 में। तो याद रखिएगा, जाति प्रथा के एक कारण बेरोजगारी है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, उद्योग धंधों की कमी, गरीबी और अमीरी ये अलग टॉपिक है। बेरोजगारी या रोजगार की कमी होना जाति प्रथा का एक मुख्य कारण है। हालांकि हम लोग इसको गरीबी के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरा जो है 2021 में पूछा गया, थोड़ा अल्टर आंसर रहा। इसका ऑप्शन आप ए भी दे सकते हैं, इसका ऑप्शन आप सी भी दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ए होना चाहिए, क्योंकि पहले बेरोजगारी उत्पन्न होगी तब गरीबी होगा। ठीक है, जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जिसके कारण लोग गरीब हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन बोला गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? यानी मानव मुक्ति का मूल मंत्र देने वाले किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन दिया गया है नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अम्बेडकर,
अमरकांत। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भीमराव अंबेडकर। हिंदी में सी लिखा गया बच्चों। भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया है, यानी मानव को मुक्त कराने वाले ईश्वर के रूप में भीमराव अंबेडकर को देखा जाता है। ठीक है बच्चों, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित न होने के कारण। तो बच्चों जाति प्रथा जो है एक सही विभाजन नहीं है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार काम चुनने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? अंबेडकर जी, क्योंकि इन्होंने प्रारूप समिति का क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो हमने अभी बताया मऊ मध्य प्रदेश, मऊ मध्य प्रदेश। तो कहा हुआ था बच्चों? मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 19 में, 21 में और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंबेडकर साहब का जन्म कहा हुआ था? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कहा हुआ था? मऊ में हुआ था। इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, मानव को गुना करे, ये गलत ऑप्शन दे दिया बच्चों। मैक्स मूलर लिखना चाहिए था, मैक्स मूलर। ठीक है बच्चों, मैक्स मूलर। या फिर एक और है गुनाकर मूले, ये भी दे सकता है। खैर ये सब छोड़िए। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेकर भीमराव अंबेडकर है। नाम आगे कुछ भी दिया है उससे क्या लेना देना है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। 13वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, काश्यप परिवार में, क्षत्रिय परिवार में या दलित परिवार में? 25 में 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दलित परिवार में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था। और किस जाति में हुआ था बच्चों? महाड़ में हुआ था। मध्य प्रदेश के एमपी के महू नामक जगह में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी भीमराव अंबेडकर किसको अपना प्रेरणा का स्रोत माने, किसको अपना मार्गदर्शक माने? बुद्ध को, कबीर को, ज्योतिषवा फूले को या इनमें से सभी को? ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, इन तीनों को उन्होंने अपना प्रेरक व्यक्ति माना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हु और सुधराज किसकी रचना है? तो हु और सुधराज भीमराव अंबेडकर की रचना बच्चों, हम सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 16वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने न्यूयॉर्क गए? 24 या 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंदौर नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर, मेवाड़ नरेश के प्रोत्साहन पर या राजकोट नरेश के प्रोत्साहन पर? तो याद रखिए बच्चों, वो जो थे बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। बड़ोदरा नरेश जो थे उनके फंडिंग पर, उनके प्रोत्साहन पर वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लीजिए। द अनटचेबल्स किसकी रचना है? द अनटचेबल्स किसकी रचना है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर या रामविलास? तो बच्चों अनटचेबल्स भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत या रामविलास शर्मा? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। याद रखिएगा, अंबेडकर जी को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है? द कास्ट इन इंडिया मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया मैकेनिज्म किनकी रचना है? 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत या गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरह ये लेसन का हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों, जिसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया, लेखक के बारे में बता दिया, शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत। Yeah.